हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर लेकर के आए हैं। क्लास 12th का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट पे जाएंगे। लेकिन ये खुशी का बात यह है कि फुल्ली एनसीईआरटी इसमें क्लास चलेगा। उसके बाद जैसे ही चैप्टर एंड होता है तो कोशिश रखेंगे एनडीए सबका या चाहे फिर जेई का जो क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, वो करवाएं हम। तो जो बोर्ड का बच्चे हैं, जो बोर्ड नजदीक आने वाला है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग एक भी लेक्चर को मिस नहीं करें। यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि लेक्चर 1 है, तो आज जैसे स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग अपना नोट्स बनाएं। आज से ही नोट्स बनाएं, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और एक एक करके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम कवर करवाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर चालू करने वाले हैं वो चैप्टर है मैट्रिक्स। और देखिए नए अंदाज में पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग इसको, और बहुत ही इजी है ये मैट्रिक्स। सबसे पहले बात ये होगा कि ये मैट्रिक्स आप लोग हिंदी में इसको आव्यूह जानते होंगे, आव्यूह के नाम से होता है। लेकिन ये मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहले स्टार्ट तो हम लोग कर रहे हैं मैट्रिक्स को, ये होता क्या है। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसको केवल हम सजा करके लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, सजा कर सकते हैं। किसमें? रो और कॉलम में। अब ये रो और कॉलम क्या होता है अच्छे तरीका से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कोई पूछ दे कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसको करना क्या है, तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है जिसको केवल हम सजा करके लिख सकते हैं। जैसे हम लोग देख लेंगे कि जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप में है मेरे पास कोई चीज। जैसे हमारे घर में सपोज कीजिए 4 गेस्ट आने वाला है, और ये 4 गेस्ट को हम कैसे कैसे इसको अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ABCD के नाम से देखेंगे, ABCD ऐसे भी रख सकते हैं, या चाहे फिर इसी चीज को ABCD, ये एक रेक्टेंगल शेप में हो गया। और भी कुछ है तो ABCD हो गया, ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अरेंजमेंट कहलाता है मैट्रिक्स। तो हम लोग देखेंगे पहले जो मैट्रिक्स मेरा है मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। जैसे एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एसोसिएट with number comma function is called matrix। अच्छा से समझेंगे हम लोग। चलिए एक ही कलर का पेन कर दिए हैं क्योंकि इसमें इशू थोड़ा आ रहा है। तो कह रहा कि एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एसोसिएट विथ नंबर हो या फंक्शन हो या कोई टर्म हो, उसको हम लोग कैसे सजा करके लिखेंगे? रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप में। और ये अरेंज करना है, रेक्टेंगल शेप में अरेंज करना है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है A बराबर, ये एक रेक्टेंगल शेप है, इसमें कोई नंबर रख सकते हैं, कोई फंक्शन रख सकते हैं या कोई टर्म रख सकते हैं। जैसे 2 3 4 5 6 7, ये देखिए अच्छे ढंग से ये अरेंज हुआ है। और इस वाले को बोलेंगे, ये होता है रो। ये लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलेंगे। और कौन सा रो होगा? पहला रो होगा। और ये वाला कौन सा होगा? सेकेंड रो होगा, तो यानी कि रो 2। तो इस वाले मैट्रिक्स में कितना रो है? 2 रो है। लेकिन ये जो है वर्टिकल वाला है उसको बोलते हैं कॉलम। तो इसमें कॉलम कितना है मेरे पास? कॉलम 1, कॉलम 2, और यहां पे एक कॉलम क्या है? 3 है। तो मैट्रिक्स को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, और एक एग्जांपल देखें, अगर हम B बराबर, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है और ये थीटा है, क्या ये एक अरेंजमेंट है? बिल्कुल अरेंजमेंट है। इसमें कितना रो होगा? 2 रो।
इधर वाले को जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन पे होता है उसको कॉलम बोलते हैं। जैसे सी बराबर, क्या कोई, जैसे यहाँ पे 4 मेरे पास कोई एक सिंगल एलिमेंट है 4, क्या इसको अरेंज करके लिखे, क्या ये मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल होगा। इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। फिर इसी प्रकार से हम लोग देखें, इसी प्रकार से मेरे पास इसी प्रकार से डी बराबर कोई हम ले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3, जैसे ये है। इसमें कितना रो है? तो रो देखे इसमें तो 2 हो रहा है, और कॉलम मेरे पास कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। यानी कि एक्स एक्सिस वाले लाइन पे जो एलिमेंट आएगा उसको रो कहेंगे, और वाई एक्सिस वाले लाइन पे जो भी एलिमेंट आने वाला है उसको कॉलम बोलेंगे। या यूं कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए, जैसे मेरे पास ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग बोलते हैं रो 1, इसको बोलेंगे रो 2, और इधर वाले को बोलेंगे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। एकदम बिल्कुल अरेंजमेंट है। क्या आपको पता है ये अल्फा बीटा ए बी सी डी, क्या ये एक मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। लेकिन ये अरेंजमेंट है, रो और कॉलम में अरेंजमेंट है। लेकिन यहां पे अगर हम देख लें 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स को देख लें हम, तो ये एक अरेंजमेंट नहीं है। ये पहला ही रो कंप्लीट नहीं किया है, इसको हम लोग मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। मैट्रिक्स इसको नहीं बोल सकते हैं। मैट्रिक्स कब होगा? जब उसका अरेंजमेंट होगा, सही होगा, अरेंजमेंट सही होगा। तो अब एक चीज देख लेंगे हम लोग कि सबसे पहले रो हम लोग समझ गए, कॉलम समझ गए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन इज कॉलम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पे और एक देख लीजिए, 2 4 6 8 3 5 0 -7, इतना ही रहने देते हैं। इसमें रो कितना है? R1 R2, इसमें कॉलम कितना है? C1 C2 C3 C4। यानी कि रो का बात करें इसमें तो 2 है, कॉलम का बात करें तो मेरे पास 4 है। तो ये एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट है जिनको केवल हम लोग सजा करके लिख सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल शेप में। तो देखते हैं हम लोग यहां से, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ेंगे कि ऑर्डर होता क्या है। जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अब ऑर्डर किसको कहेंगे पहले देख लीजिए एक बार। जैसे मेरे पास है 2 है 3 है 4 है 5 6 7, यानी कि इसमें रो कितना है मेरे पास? 2, और कॉलम कितना है? 3। तो रो को अगर कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे रो गुना कॉलम, और यही आपका ऑर्डर कहलाता है। यानी कि रो गुना कॉलम, यही आपका ऑर्डर कहलाता है। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे कि इसका ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे लिख पाते हैं। तो ए मैट्रिक्स हैज एम रो, किसी मैट्रिक्स में एम रो है एंड एन कॉलम। इट्स ऑर्डर एम बाय एन, या इसी को बोलते हैं एम क्रॉस एन। 10 मतलब इस प्रकार से कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं, स्मॉल ए से दिखाते हैं। ए रो कौन सा चल रहा है? पहला रो कौन सा चल रहा है? पहला रो। लेकिन कॉलम भी कौन सा चल रहा है? यानी कि 1 1 का डिनोट करने का मतलब ये हो रहा है कि आप रो भी पहला है और कॉलम भी
पहला ही है। जैसे 1 3 होगा तो पहला रो है और कॉलम कितना है, 3 है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर को अच्छे तरीके से। जैसे A11 है, A12 यानी कि 1 2 का मतलब ये हो गया रो मेरा पहला है, कॉलम दूसरा। A13 इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो मेरे पास लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स हैज M रो एंड N कॉलम। तो मेरा रो कौन सा है, पहला ही है। कॉलम कौन सा बन गया, एनमा बन गया। अब देखिए तो सेकंड पोजीशन में वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन तक, जो कि कॉलम होता है। अगला अब जैसे ही आएंगे ए, तो ये सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 डॉट डॉट 8 2 एन। इसी प्रकार से जैसे ही बढ़ते जाएंगे 3 1 यानी कि तीसरा रो में अब जा रहे हैं, पहला कॉलम 3 1 3 2 3 3 डॉट 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 3 एन। अब आप देख लीजिए कि ये बढ़ते जैसे जैसे जाएगा तो ये आप इसको सिर्फ देखिए अभी, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे चेंज होते जा रहा है, यानी कि रो में चेंज हो रहा है। और रो मेरे पास क्या है, एम, तो यानी कि एम सेकंड वाला सेम M1। इसी प्रकार से ये M2 हो जाएगा, ये M3 हो जाएगा, ये हो जाएगा MN। तो इसका ऑर्डर बन गया M क्रॉस N। इस M वाले को पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि M वाले को रो बोलते हैं और ये N वाले को कॉलम बोलते हैं। और हम बताए भी थे कि M गुना N ऑर्डर कहलाता है, यानी कि M गुना N रो गुना कॉलम इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर होता है। रो गुना कॉलम क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। मतलब अब एक चीज समझने को आ गया मेरे को कि ये जो मैट्रिक्स है वो M क्रॉस N, यानी कि इसमें M रो है और N कॉलम है। लेकिन इतना बड़ा आवश्यकता नहीं है, इससे छोटा छोटा हम लोग निकाल लेंगे और अच्छे ढंग से निकालेंगे। याद रखना है इस बात को, खाली सिर्फ समझ लीजिए कि जैसे ये 3 1 है, यानी कि इसमें पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है। तो यानी कि 3 1 का मतलब हो गया कि तीसरा रो है और पहला ही कॉलम है। जैसे 3 1 यहाँ पे तो पहला रो दूसरा रो, इसी प्रकार से तीसरा रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम। 3 1 का मतलब ये हो गया। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आओ कि जैसे हम एग्जाम्पल दिए A11 A12 A21 A22 और इसमें 2 रो 2 कॉलम, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर। अब इसमें A11 का मतलब ये हो गया कि पहला रो पहला ही कॉलम है। A12 का मतलब रो तो पहला ही है, कॉलम दूसरा हो रहा है। अब 21 का मतलब रो दूसरा है, पहला कॉलम। 22 का मतलब ये हो गया रो भी दूसरा है, कॉलम भी दूसरा है। जैसे हमको एक भाषा में ये भी कह सकता है कि कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमको पहले ये बोल दिया कि 2 रो 3 कॉलम होना चाहिए, वैसा एक मैट्रिक्स को आप पहले बना दीजिए। तो हम लोग बोले कि ठीक है भाई, रो 2 होना चाहिए और कॉलम 3 होना चाहिए। तो रो 2 और कॉलम 3 में A11 होगा, A12 A13। अब अगला पहला रो खत्म, दूसरा रो तो 2 1 2 2 और ये 2 3। इसमें रो भी 2 है, कॉलम 3 है। रो कितना है, 2 है, कॉलम 3। तो यही 2 क्रॉस 3 का ये ऑर्डर बन गया। एक बात याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स जैसे A23 एलिमेंट है, A23 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का A23 एलिमेंट है, यानी कि ये सेकंड वाला, पहला पोजीशन पर जो होगा सेकंड वाला रो कहलाएगा एंड थर्ड वाला जो है वो कॉलम कहलाएगा। इसी प्रकार से Aij हो जाए तो पहला पोजीशन पे जो भी एलिमेंट रहेगा वो आपका रो कहलाएगा, सेकंड वाला कॉलम। जैसे Aij एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसमें आई वाला जो है ith को रो बोलेंगे और jth वाला को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमको जैसे ही बोल दिया गया
कि 2 रो 3 कॉलम का बनाओ, 3 रो 4 कॉलम का बनाओ, यानी कि रो इसमें 3 होने वाला है, कॉलम 4, ये ऑर्डर कहलाता है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा कि इन अ मैट्रिक्स में ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। आप पहले अच्छे से देख लीजिए इसमें रो कितना है, रो 3 है, कॉलम कितना है, 4 है। तो इस मैट्रिक्स में रो 3 है, कॉलम 4 है। जैसे मेरे पास ए बराबर एक मैट्रिक्स है, 2 है, 5 है, 19 है, -7 है, 35 -2, 5/2, 12 है। ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को अच्छे से देख लीजिए। पहला बोला ऑर्डर क्या होगा, तो जो ऑर्डर होता है वो रो गुना कॉलम होता है। रो इसमें कितना है, 3 रो, कॉलम कितना है, 4। तो यानी कि 3 क्रॉस 4 ये आपका ऑर्डर कहलाएगा। यानी कि रो को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम के साथ, यानी कि रो गुना कॉलम, ये आपका ऑर्डर कहलाता है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड में कह रहा है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, तो हम लोग आसानी से गिन सकते हैं इसमें, यानी कि रो गुना कॉलम को इक्वल टू कर दीजिए, यानी कि 12 एलिमेंट। और ये सबको एलिमेंट बोलते हैं हम लोग, जैसे √3 है, ये एलिमेंट बोलेंगे, ये सब एलिमेंट है। लेकिन इसके अलावा तीसरा में कह रहा है कि राइट द एलिमेंट A13। तो बताइए A13 पे कौन सा एलिमेंट है, यानी 13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो में तीसरा कॉलम कितना है, एलिमेंट 19। अगला बोल रहा है कि A21 पे कौन सा एलिमेंट होगा, 21, यानी कि सेकंड वाला में पहला, सेकंड रो पहला, सेकंड रो में पहला ही, यानी कि 35 होने वाला है। इसके अलावा बोल रहा है कि A33 में कौन सा एलिमेंट होगा, तीसरा रो में तीसरा ही एलिमेंट पे जाएंगे, यानी पहला रो दूसरा तीसरा, तीसरा में पहला दूसरा तीसरा, यानी कि -5 होने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पे A23 है, यानी कि A23 का मतलब हो गया सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, यानी कि 2 4 में, सेकंड में 4 में आपको 12 एलिमेंट बनने वाला है। और लास्ट का एक है A23 एलिमेंट होने वाला है, सेकंड रो थर्ड में 5/2 होने वाला है। तो ये आसान एकदम क्वेश्चन था। किसी भी मैट्रिक्स में रो कितना है, कॉलम कितना है, ऑर्डर क्या होगा, टोटल एलिमेंट क्या होगा, वो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चंस और ले रहे हैं जिनको समझ में नहीं है, अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है ए बराबर मेरे पास 2 3 5 0 4 2 3 5। अब इसमें पहला इसमें यह कह देगा हमको कि इसमें द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, इसमें रो की संख्या कितना है, 2। दूसरा कहेगा कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कितना है, 4 है। इसमें कह देगा टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा ये बोल सकता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो रो गुना कॉलम ऑर्डर कहलाता है। रो 2 है, कॉलम 4। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोल दे, या कह दे नंबर ऑफ एलिमेंट बता दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा। या ये भी बोल सकता है द एलिमेंट ऑफ A23 क्या हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, A24 क्या होने वाला है, ये एलिमेंट पूछ दे। तो देखिए बहुत आसान है। A23 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो, पहले रो तब बाद में कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलने वाला है, सेकंड रो, पहला रो ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला दो, सेकंड रो हो गया, थर्ड कॉलम पे जाएंगे 3। और इसमें 1 2, पहला में दूसरा 3, A24 दूसरा में चौथा जाएंगे, दूसरा में चौथा जाएंगे, मेरे पास 5 बनने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है। अब देखिए एक चीज आप देखने वाले हैं, आइए क्वेश्चंस में। हम बोले थे आप लोगों की मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग सजा करके लिख सकते हैं किसी भी रो या कॉलम में।
तो इसमें बोला गया है कि ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। अब सोचिए थोड़ा, मेरे पास 24 एलिमेंट दिया गया है, तो हम पहले ही बताए आप लोगों को मैट्रिक्स को क्या करेंगे, अरेंज करना है। अब अरेंज करने में रो और कॉलम में करते हैं, तो ये कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम भी होना चाहिए। तो 24 एलिमेंट को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा हम देखते हैं, क्या 4 एलिमेंट मेरे पास है, 4 एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 कर सकते हैं, बिल्कुल ये मैट्रिक्स है। या 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से करते हैं। क्या ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 और 4? ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है। जिसमें रो और कॉलम कंप्लीट नहीं हुआ हो वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। तो अब ध्यान से सुन लीजिए, कह रहा है कि मेरे पास इसमें 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा जो मैट्रिक्स बन सके। जैसे तो याद रखिएगा, जैसे एक रो हो जाएगा 24 कॉलम हो जाएगा, यानी कि रो एक ही रहेगा, एक ही लाइन में हम लोग अगर 24 आदमी को अगर बैठा दें, ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा। या 24 रो हो जाए एक कॉलम। 2 से देखिए, फैक्टर बनाते देखिए, 2 को 12 से गुना करेंगे, 12 को 2 से गुना करेंगे, फिर भी ये 24 आ रहा है। 3 से देखते हैं, 3 गुना 8, 8 गुना 3। इसी प्रकार से 4 से देखे, 4 6 6 4, 5 से कोई 24 आ ही नहीं रहा है, वो फैक्टर नहीं बन रहा है इसका। मतलब इतना ही मेरे पास ऑर्डर बन सकता है, इतना ऑर्डर बन सकता है। अगर मेरे पास 24 एलिमेंट दिया जाए तो इतना ऑर्डर बन जाएगा मेरे पास। और इसके साथ साथ और करेंगे व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। जब मेरे पास 13 एलिमेंट और हो जाए, 13 एलिमेंट, तो 13 का फैक्टर। अच्छा एक बात बता दीजिए, 13 एलिमेंट को क्या ऐसे रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13? मैट्रिक्स नहीं बनेगा। या तो एक ही लाइन में 13 होगा रो में, या एक ही कॉलम में हो जाएगा 13। इसीलिए एक रो 13 कॉलम या 13 रो एक कॉलम, इसका बस 2 ही ऑर्डर बनेगा 13 एलिमेंट का। इसी प्रकार से मेरे पास क्वेश्चंस और भी है, यहां पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, यानी कि 18 एलिमेंट मेरे पास है। तो 18 एलिमेंट के लिए 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 गुना 2, फिर से 3 से 3 गुना 6, 6 गुना 3। इसके अलावा और देख लीजिए, 4 से कोई 18 आने वाला नहीं है, 5 से नहीं आने वाला, 6 हो चुका है। लेकिन उनके साथ साथ और है 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट का क्या होगा ऑर्डर, तो 1 गुना 5, 5 गुना 1, बस यही होगा। अब सोचिए 5 एलिमेंट को क्या हम ऐसे रख सकते हैं, मैट्रिक्स नहीं बनेगा। 2 ही उसका ऑप्शन है, या तो 1 2 3 4 5 रो 1 कॉलम 5, या ऐसा 1 2 3 4 5 रो इसमें 5 कॉलम 1। बस ये 2 पॉसिबल ऑर्डर है मेरे पास, कोई दिक्कत होने वाला नहीं होना चाहिए। अब आइए यहां पे देखते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है कि सबसे पहले हम बताए थे कि कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। कोई भी काम को अगर स्टार्ट करते हैं, जैसे घर ही कोई बनाता है तो बोलते हैं कि निर्माण कर रहे हैं उस घर को, स्टार्टिंग करते हैं। तो इसी प्रकार से कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। सबसे पहले ये बोल दिया हमको कि आप एक काम करिए, 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बना लीजिए, 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बना लीजिए। हम बोले ठीक है, 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। इस क्वेश्चन का 2 कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना है, 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है, जहां पे ए बराबर ए आई जे है, हुज एलिमेंट ऑफ ए आई जे बराबर दिया गया। सबसे पहले इसका पहला सॉल्यूशन देखते हैं, पहला का सॉल्यूशन देखते हैं कि ए आई जे बराबर मेरे पास दिया गया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसमें बोला गया, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाने बोला गया, 2 रो 2 कॉलम का, याद रखिएगा 2 रो 2 कॉलम का। तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा।
अब ये दो रो दो कॉलम का है और ए आई जे बराबर दिया है, तो याद रखिएगा हम अभी बोले थे ए 1 2 का मतलब हो गया ए आई जे है पहले रो और बाद में कॉलम, यानी कि पहले 1 रो और दूसरा कॉलम है यहाँ पे। तो ए आई जे बारी बारी से सबका वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ए 1 1 का निकाल रहे हैं, यानी कि आई के जगह पे 1 रखेंगे और जे के जगह पे भी 1 रखेंगे। तो यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 का है होल स्क्वायर 4 बाई 2, यानी कि 2 आ गया मेरे पास। ए 1 2 को देखेंगे, यानी कि इस बार आई के जगह पहला पोजीशन पे आई है यानी कि 1 और सेकंड पे 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 हो जाएगा। ये 2 1 देख लेते हैं। ये 2 1 जब मेरे पास होगा तो पहले 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी 9 बाई हो जाएगा 2, और लास्ट में जब ये 2 2 होने वाला है तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 हो जाएगा। और देखिए इसका जो आंसर आने वाला था वो आंसर ये रहा कि ए 1 1 का जगह पे वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2, ए 1 2 के जगह पे 9 बाई 2 आ जाएगा, ए 2 1 के जगह पे आ जाएगा फिर से 9 बाई 2 और लास्ट में आ जाएगा 8, और ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया है। एक और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पहले देख लेंगे। यहीं पे एक और क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, ए आई जे बराबर आई बटा जे। फिर से हमको दो रो दो कॉलम का ही बोला है निकालने के लिए, निकाल के देखते हैं। ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2, ए 1 1 रख लीजिए आप यहाँ पे। 1 का मतलब हो गया पहला रो पहला कॉलम, यानी कि आई के जगह पे भी 1 और जे के जगह पे 1 1 ही बनेगा। ए 1 2 देखिए, तो आई के जगह पे 1 रख देंगे और जे के जगह पे इस बार 2, तो 1 बाई 2 ये बनेगा इसका। ए 2 1 हो जाएगा तो 2 बाई 1 यानी कि 2 बनेगा। ए 2 2 है तो 2 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 1, और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ए 1 1 का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 बाई 2 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 1 है। इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको सोल्व कर देंगे। एक मॉड वाला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को पता है कि मॉड में अगर कोई हम निगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, और कोई पॉजिटिव वैल्यू भी रखते हैं ये भी पॉजिटिव होने वाला है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस बार बोला गया कि कंस्ट्रक्ट कर दीजिए 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i + j। इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा वाला बहुत इजी होने वाला है, तो पहला ही हम लोग सीख लेते हैं। यानी कि पहले हमको एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जो मैट्रिक्स मेरे पास 3 रो 4 कॉलम का है। यहाँ पे हम साइड में एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, 3 रो 4 कॉलम। ए 1 1 हो जाएगा, ए 1 2 हो जाएगा, ए 1 3 हो जाएगा, ए 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से ए 2 1 ए 2 2 हो गया, ए 2 3 हो जाएगा, ए 2 4 हो जाएगा, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3, ए 3 4। बहुत ही सिंपल है। हम लोग इसको देखेंगे कि मेरे पास ए आई जे बराबर दे रखा है 1/2 -3i + j। बारी बारी सबका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसमें ए 1 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही 1 1 का वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, तो यानी कि इसमें ये समझना है मेरे को 1/2 है, आई के जगह पे देख लीजिए 1 है और जे के जगह पे 1, तो -3 गुना 1 प्लस में 1। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो 1/2, इसमें -3 + 1 -2। याद रखना है -2 का मॉड भी 2 ही होगा। ये कैंसिल होकर के कितना आ गया, मतलब पहला जो आंसर आने वाला था वो 1 आने वाला था। इसके बाद दूसरा ए 1 2 हम लोग निकालेंगे, ए 1 2 निकालेंगे। तो अब याद रखना है आई के जगह पे 1 होने वाला है और जे के जगह पे 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। -3 गुना आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 2। तो सोल्व करेंगे इसको हम लोग 1/2 और ये -3 + 2, यानी कि मेरे पास -1 का मॉड हो जाएगा। -1 का मॉड होता है 1, यानी कि 1/2 होने वाला इसका था। ये 1 3 का देखें, यही सिचुएशन होने वाला है 1/2। सब में इसको बारी बारी से पुट करते जाएंगे। -3 गुना 1 प्लस जे के जगह पे कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा जे के जगह पे 3। तो यहाँ पे ये बन गया क्या 1/2 और ये बन गया 0 का मॉड, यानी कि यहाँ पे 0 होने वाला है। लास्ट का एक और देखें 1 4। ये 1 4 का मतलब ये होता है कि अब मेरे पास 1/2 है, -3 गुना 1 और
प्लस जे के जगह पे हो जाएगा 4, तो यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे 4 - 3 1/2 1/2 अब mod 1, यहाँ पे 1/2 बन गया। इसी प्रकार से अदर सभी एलिमेंट को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, जैसे हम लोग अभी बताएं सारे एलिमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, जब आपको 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, वहां पे आपको aij इक्वल टू गिवन है मेरे पास, तो हर वैल्यू को पुट करके निकालते जाएंगे बारी बारी से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। यहाँ पे मेरे पास 1 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहा था एनसीईआरटी 3.1 में। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इसको पहले पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, अब दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे करें हम लोग, तो देखिए उसके लिए मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज said to be इक्वल। इफ आई डबल एफ का मतलब होता है यदि और केवल यदि मेरे पास दो मैट्रिसेज है, ए भी है और बी भी है, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करना है। तो मान लेते हैं ए और बी दोनों मैट्रिक्स मेरे पास है, इसको इक्वल कैसे करेंगे? इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन देखिए, दे हैव सेम ऑर्डर, दे हैव सेम ऑर्डर, मेरे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है? दे विल बी corresponding element are same या इक्वल। जैसे मेरे पास दो मैट्रिक्स है, इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब ये कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है? संगत। जैसे मान लीजिए कि यहां एक बेंच है, इस बेंच पे 3-4 स्टूडेंट बैठा हुआ है, बगल में भी साइड में एक बेंच है, उस पर भी 4 स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो इसका जो पहला पोजीशन हो गया, उस सेकंड वाले बेंच का पहला पोजीशन होगा, ये उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा। जैसे यहां पे हम समझा रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से। जैसे एक हम क्वेश्चन पे ले रहे हैं एग्जाम्पल कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड और 5 इज इक्वल कहने के लिए कह रहा है। और फाइंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सबसे पहले जैसे हम इसको इक्वल करेंगे दो मैट्रिक्स को, जैसे दो मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे तो यानी कि ये 2 3 4 है, यहां पे एक्स वाई जेड है, 5 है। इसमें भी पहला कंडीशन क्या था कि यानी कि मेरा ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसमें भी दो रो दो कॉलम है, उसमें भी दो रो दो कॉलम है, यानी कि ऑर्डर मेरा सेम होने वाला है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा, दो मैट्रिक्स या इक्वल नहीं होने वाला है, तो ऑर्डर मेरा सेम है। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे सेम होगा, इसको सोचिए। ये कोरस्पॉन्डिंग, ये टू एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग कौन बना? एक्स बन गया, यानी कि एक्स बराबर क्या बन गया? 2। इसी प्रकार से 3 का कोरस्पॉन्डिंग कौन बन रहा है? तो 3 बराबर क्या बन गया मेरे पास? y। फिर से ये देखिए 4 का कोरस्पॉन्डिंग कौन बनेगा? z, यानी कि यहाँ पे मेरे पास z बराबर कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। लेकिन एक खास बात ध्यान दीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, यानी कि 5 का कोरस्पॉन्डिंग 5 है, यहाँ पे कभी 5 और यहाँ कोरस्पॉन्डिंग उसके कोरस्पॉन्डिंग पे 6 नहीं हो सकता है, बराबर रहेगा, यानी कि इक्वल नंबर होना जरूरी है, फिर ही हम लोग या एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन एक बता रहे हैं आपको, जैसे इसमें है 2-3 क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखें तो इसमें 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम इसमें भी है, 2 रो 2 कॉलम इसमें भी है। तो यानी कि ये 4 का कोरस्पॉन्डिंग कौन बनने वाला है? y, तो y का वैल्यू 4। 3 का कोरस्पॉन्डिंग कौन बनने वाला है? z, तो ये z का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? 3। इसी प्रकार से x का कोरस्पॉन्डिंग बनने वाला है 1, x बराबर 1 हो जाएगा। और 5 का कोरस्पॉन्डिंग अभी जस्ट बताए 5 होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां से बहुत ही आसान है। सर जी x प्लस वाई किसके बराबर है? तो 6 के बराबर होगा।
क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग तो वही होने वाला है, और 2 से 2 देखिए कैंसिल है, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग सेम है, इसको छोड़ देंगे। 5 प्लस जेड किसके बराबर है? 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, यानी कि यहां से जेड का वैल्यू 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक वैल्यू आसानी से निकल गई। लेकिन मेरे पास x इंटू वाई का जो वैल्यू है, x इंटू वाई का वैल्यू है 8। बहुत ही सिंपल चीज है। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं जो x प्लस वाई है, और मेरे पास यहां से किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, या y का ही वैल्यू निकाल लें या चाहे x का, किसी का वैल्यू निकाल लें। y का वैल्यू निकालेंगे तो x बटा 8 है, और यहां पे रख देते हैं, तो x प्लस y के जगह पे x बटा y के जगह पे 8 बटा x रख दिए, और इक्वल टू 6 हो गया। और जैसे इसको एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में बन जाएगा कितना 8 बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। ये इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप फैक्टर निकाल लीजिए। जैसे ही आसानी से आप फैक्टर निकालेंगे, x का 2 वैल्यू दे देगा, x का 2 वैल्यू दे देगा, और जैसे ही x का वैल्यू 2 दे देगा, आप आराम से यहाँ पे x का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे, यहाँ पे y निकल के आ जाएगा आपके पास। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, और ये बहुत इजी है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरे पास 9 है, इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x प्लस जेड बराबर भी 1 है, x प्लस जेड बराबर है 5, और एक दिया गया है y प्लस जेड बराबर कितना 7। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे को, तो बड़ा आसान है, y प्लस जेड का वैल्यू 7 है, इसी इक्वेशन में y प्लस जेड के जगह पे 7 रख देंगे, 7 रख दिए, x रख दिया इसे, अब y प्लस जेड के जगह पे 7 रख दिए 9, यानी कि x का वैल्यू आसानी से निकल गया 2। और जब x का वैल्यू 2 निकल गया, और यहां पे रख देंगे x का वैल्यू 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी कि z बराबर हो जाएगा 3। और जब z का वैल्यू निकल गया, फिर यहाँ पे हम लोग रख देंगे z का वैल्यू रख देंगे 3, तो यहां से मेरे पास 4 बन गया y का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, और ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का, बहुत आसान है, देख लीजिए पहले। अच्छा बता दीजिए कि a माइनस बी के जगह पे, a माइनस बी के जगह पे कौन हो जाएगा, -1 होने वाला है। इसी प्रकार से 2a माइनस बी, एक साथ ले लेते हैं ये बी वाले को, 2a माइनस बी के जगह पे मेरे पास होने वाला है 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। और कह रहा फाइंड द एबीसीडी का वैल्यू मेरे पास, तो अगर एबीसीडी का वैल्यू निकालना है, जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहां से ये भी आ जाएगा। इसी प्रकार से देखें तो ये प्लस है माइनस आ जाएगा, ये माइनस है प्लस आ जाएगा, प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो रहा है, a माइनस 2a, ये माइनस a इक्वल टू -1। यहां से आसान तरीके से a का वैल्यू आ गया, और a का वैल्यू जैसे ही आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे b आ जाएगा। पहला इक्वेशन मेरा a माइनस बी इक्वल टू -1 है, और a के जगह पे 1 रख देंगे, 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी इक्वल टू -2। यहाँ से b का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, b का वैल्यू निकल के आ गया 2, और a का वैल्यू b का वैल्यू निकल गया। तो अब आप देख लीजिए, ये दोनों इक्वेशन लिए हुए थे, 2a प्लस c इक्वल टू 5 है, a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, c आ जाएगा 2 गुना 1 प्लस c इक्वल टू 5, c बराबर आ गया 3 यहाँ से। इसी प्रकार से एक इक्वेशन और है, 3c प्लस d इक्वल टू है 13 मेरे पास, तो 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू कितना 13 है, d का वैल्यू आ गया 4। इसी प्रकार से मेरे पास एक्स वाई जेड नहीं, ए बी सी डी का वैल्यू मेरे पास आ गया है, ए बी सी डी का वैल्यू मेरे पास आ गया, ए का वैल्यू मेरे पास आ गया है 1, बी का वैल्यू मेरे पास आ गया 2, सी का वैल्यू आ गया 3, और डी आ गया मेरे पास 4। और यही वैल्यू मेरे को पूछ रहा था कि ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आज यहां तक होगा, अगले क्लास के लिए आप लोग पहले इस लेक्चर को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, जहां पे भी डॉट हो वहां पे आप लोग हमको कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पे मेरे कोई इस क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चंस दोबारा बनाएंगे। जो भी क्वेश्चंस को हम छोड़ के रखे थे आपके लिए कि आप बनाएं उसको, अगर नहीं बनता है तो मेरे को कमेंट कीजिए, और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए। और आज से ये बता रहे हैं कि कंटिन्यू ये लेक्चर आते रहेगा, सारा एनसीईआरटी कवर होने वाला है, मेहनत करना है। अगर मेहनत करते रहें तो गारंटी है 100 to 100 ऑफलाइन बैच में भी मेरे पास बच्चे का आया हुआ है,
और ऑनलाइन बैच में भी आएगा, ये आपको बता रहे हैं। जो बच्चे घर पे हैं, जो पटना में नहीं आकर के पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बैच है और आसान तरीके से उसको घर बैठे पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नोट्स अच्छा बनाते जाइए क्योंकि एक एक क्वेश्चंस कवर होने वाला होगा। जैसे ही मेरे को लगेगा कि बेहतर तरीका से क्वेश्चंस को बताना है, अच्छा क्वेश्चंस है, उसको और अच्छे तरीके से बताएंगे। तो मेहनत करना जरूरी है, बहुत ही मेहनत करना है हम लोगों को। थोड़ा सा समय देंगे। मैथ में 100 टू 100 ट्वेल्थ बोर्ड में लाना बहुत ही आसान हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर हार कर ऐसे न बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो आज हम लोग इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। नए लेक्चर में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो मेरे पास 7 तक है एनसीईआरटी का कवर किए हैं, अब वो 8 से होने वाला होगा और आगे का थ्योरी जो देखेंगे वहां से आगे बढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, विश्वास रखिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।